आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। यूपी के महोबा जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। वहां घर के अंदर बैठी एक महिला के पैर में किंग कोबरा लिपट गया और 3 घंटों तक वो फन उठाए लिपटा रहा। बताया गया कि इन 3 घंटों तक वो महिला हाथ जोड़े भगवान शिव की उपासना करती रही। वहीं महिला के पैरों से लिपटने के बाद सांप ने महिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर डायल 112 की टीम ने सपेरे को बुलाकर इस महिला की जान बचा ली। सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर देश भर के मंदिरों में भीड़ उमड़ी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड के खूंटी में अमरेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने रुद्राभिषेक किया। इस मौके पर अर्जुन मुंडा के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। दोनों ने मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। शिवराज सिंह के साथ भी उनकी पत्नी मौजूद रहीं। राजस्थान में गणपति उत्सव की तैयारियों के बीच चुनावी रंग भी दिखने लगा। दरअसल पाली में मूर्तिकार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए खास मूर्तियां बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये खास मूर्तियां सभी का ध्यान भी खींच रही हैं। ऐसे में इनकी भी काफी डिमांड है। वहां गणपति की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई हैं, जिसमें ईवीएम से मतदान कैसे करना है और वोट जरूर डालना है जैसे कई संदेश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इन मूर्तियों के साथ चंद्रयान 3 की झलक भी देखने को मिली। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर गणपति के साथ इसरो भी बना हुआ है। गुजरात के खेड़ा इलाके में कुछ युवकों का कार के ऊपर बैठकर जन्मदिन मनाने का वीडियो वायरल हो गया। इतना ही नहीं, इन युवकों ने चाकू और दूसरे हथियारों के साथ केक भी काटा, लेकिन ये सब करना उन्हें महंगा पड़ गया। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और उसने इन सभी को हिरासत में ले लिया। द ग्रेट खली यानी दिलीप सिंह राणा ने हरियाणा के करनाल में अनोखे तरीके से अपना जन्मदिन मनाया। वो 51 साल के हो गए। उन्होंने फैंस के बीच केक काटकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। वहीं इस दौरान खली ने अपने ढाबे पर रेसलर्स की फाइट का आयोजन भी किया। ऐसे में वहां महिला रेसलर्स भी रिंग में उतरी और उनकी फाइट देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी पहुंचे। खली ढाबे के साथ साथ स्पोर्ट्स अकेडमी भी चलाते हैं। यहाँ पर रेसलर्स अलग अलग राज्यों से आते हैं। खली का सपना है कि वो युवाओं को नशे से दूर ले जाएं और ज्यादा से ज्यादा युवा स्पोर्ट्स के साथ जुड़ें। लड़की होकर कितनी अच्छी रेसलिंग की फाइट करती है आरुषि। एक शानदार और तुरंत यहाँ बदला दिया आरुषि ने। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर अच्छी या कहें कि पॉजिटिव खबरों से होने वाले फायदे से जुड़ी है। इस दौर में खबरों की रफ्तार तेज है क्योंकि अखबार और टीवी के अलावा तकरीबन हर हाथ में इंटरनेट के साथ मोबाइल फोन है। लेकिन चिंता इस बात की है कि इनमें नेगेटिव खबरें ज्यादा है, जबकि नई रिसर्च के मुताबिक हमारे दिल और दिमाग के लिए पॉजिटिव खबरों की डोज बहुत जरूरी होती है क्योंकि इनसे खुशियां भी मिलती हैं और मुश्किल समय में जीने की उम्मीद भी बढ़ती है। क्योंकि पॉजिटिव खबर का कनेक्शन सेहत से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। मान लीजिए कि दफ्तर या घर की किसी समस्या की वजह से आप तनाव में हैं, लेकिन उसी दौरान आप चांद पर विक्रम लैंडर के उतरने की खबर देखते हैं या फिर नीरज चोपड़ा के वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने की खबर सुनते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपका तनाव दूर हो जाता है। इससे न सिर्फ खुशी का एहसास होता है बल्कि इस बात का भरोसा होता है कि हमारे आसपास सिर्फ अपराध या हिंसा नहीं हो रही बल्कि अच्छी चीजें भी मौजूद हैं। यह एहसास न सिर्फ तनाव कम करता है बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाता है। समझने वाली बात यह है कि इसका सीधा असर हेल्थ पर पड़ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक लगातार पॉजिटिव खबरें पढ़ने से हार्ट स्वस्थ होता है, ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है, इंसोम्निया यानी अनिद्रा की समस्या दूर होती है और मांसपेशियों के तनाव में भी ये फायदेमंद है। यानी खबर सिर्फ सूचना भर नहीं होती बल्कि वो हमारी सोच, समझ और जिंदगी को गहरे प्रभावित करती है। खबर अगर सकारात्मक है तो हमें खुशी देती है, हमें खुशनुमा बनाती है।
ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में सामने आया है कि जो लोग पॉजिटिव खबरें, स्टोरी और आर्टिकल शेयर करते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं। उनका नजरिया लगातार विकसित होता जाता है। वो सकारात्मक खबरें साझा करने से संतुष्टि महसूस करते हैं। यानी पॉजिटिव खबरों का असर हमारे मूड पर पड़ता है। मूड अच्छा है तो हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, रिश्ते अच्छे हैं तो जिंदगी अच्छी लगती है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पॉजिटिव खबरें खुशी और भावनात्मक लचीलापन बढ़ाती हैं। जानकार मानते हैं कि पॉजिटिव खबरों की मदद से खराब माहौल का सामना किया जा सकता है। इनका तत्काल फायदा ये होता है कि मूड अच्छा हो जाता है। लॉन्ग टर्म फायदा है कि नजरिया बेहतर होता है। यानी अगर लगातार अच्छी पॉजिटिव खबरें पढ़ी या सुनी जाएं, तो खुशियों की तलाश पूरी हो सकती है। मौजूदा दौर में सूचना क्रांति से खबरों का प्रवाह बहुत तेज है, लेकिन नेगेटिव खबरें थकान, तनाव और गुस्से जैसी समस्याओं को बढ़ा रही हैं। इसलिए जरूरी है कि पॉजिटिव खबरें पढ़ी या सुनी जाएं और एक दूसरे से शेयर की जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पॉजिटिव खबरों का सेहत से क्या है कनेक्शन, इसे हमने समझा एम्स के डॉक्टर केपी कोचर से। आप भी सुनिए। पॉजिटिव खबरें कितनी जरूरी है आज के टाइम के लिए? सकारात्मकता तो अब गायब हो रही है हमारी दुनिया से। हर कोई हम देखते हैं, चाहे न्यूज मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर कोई चाहता है कि सेंसेशनलाइज करें और जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनसे हमारे मन में पॉजिटिव विचार आए, हमारी इम्यूनिटी उससे बेटर होती है, हमारे हार्मोनल एक्सेस और बैलेंस में आते हैं और बोथ हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग, हमारी आध्यात्मिकता की जो ताकत है और शक्तियां हैं, ये अच्छी हो जाती हैं ताकि हम कोई भी काम करें, चाहे घर पर या कार्य क्षेत्र में, इससे हमारी परफॉर्मेंस और क्षमता अच्छी होती है, हमारा दूसरे लोगों से कनेक्शन अच्छा बनता है और ये मैं तो कहूंगी विन विन सिचुएशन है। जो हमारे बॉन्डिंग हार्मोन्स हैं, जो हमारे मूड को एलिवेट करने वाले हार्मोन्स हैं, जिस तरह से डोपामीन है, ऑक्सीटोसिन है और सेरोटोनिन है, ये सब की मात्रा बढ़ती है पॉजिटिव रहने से। और जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो या हम बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं जिससे हमारे में कुपोषण आ जाता है, या फिर हमारा मोटापा बहुत बढ़ जाता है क्योंकि हम स्ट्रेस में कंफर्ट ईटिंग करते हैं। तो ऑप्टिमल वेट मैनेजमेंट के लिए पॉजिटिव रहना हमें सही रहता है। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में होने जा रही है और उधर बिहार में इस बात पर घमासान है कि नीतीश कुमार का क्या होगा। उनको इस बार गठबंधन के संयोजक की जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं। जबकि तीसरी बैठक करने जा रहे विपक्षी दलों के सामने एजेंडा ये है कि 450 लोकसभा सीटों पर एक उम्मीदवार खड़ा करने की रणनीति को अमली जामा कैसे पहनाया जाए। पहली बैठक में साथ चलने का फैसला हुआ, दूसरी में नाम मिला। लेकिन क्या मुंबई की तीसरी बैठक में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को नाम के साथ झंडा और निशान भी मिलने वाला है? 31 अगस्त और 1 सितंबर की बैठक में क्या गठबंधन के चेयरमैन और संयोजक के नाम का ऐलान हो सकता है? और उससे बड़ा सवाल कि क्या नीतीश कुमार को इंडिया के संयोजक की जिम्मेदारी मिलने वाली है? यही वो सवाल है जिसकी सियासी गलियारों में चर्चा आम है। हालांकि पीएम पद की दावेदारी हो या संयोजक की जिम्मेदारी, नीतीश कुमार को सबसे इनकार है। नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। और आज उनका सपना है कि प्रधानमंत्री बने, और नीतीश जी यदि नहीं बनना चाहते हैं तो हम तो उनके छोटे हैं, हम कल्याण बीघा में वो कुटिया बना के उनको देते हैं। कब शिफ्ट करेंगे हमको तारीख बताओ, तारीख बताइए। नीतीश बाबू, यदि आप कुछ नहीं बनना चाहते हैं तो हम लोग सभी लोग मिलकर आपके लिए कल्याण बीघा में कुटिया बनाएंगे
आप चलकर उसमें विश्राम कीजिए। एक तरफ मुंबई के 5 सितारा होटल में इंडिया गठबंधन की बैठक की तैयारी है। शहर में बैनर पोस्टर भी नजर आने लगे हैं, लेकिन इसके साथ ही गठबंधन के नेता या कहें कि चेहरे को लेकर भी बहस तेज है। नीतीश लाख इनकार करें, लेकिन उनकी पार्टी के नेता उनको पीएम पद के लिए सर्वगुण संपन्न बता रहे हैं। चर्चा तो हर जगह नीतीश कुमार जी की हो रही है, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, सब जगह इनकी चर्चा होती रहती है कि ये प्रधानमंत्री के लायक हैं, प्रधानमंत्री के सभी अहर्ता को पूरा करते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाकों में इस बात की चर्चा होती रहती है कि नीतीश कुमार जी फूलपुर से चुनाव लड़े। ये यहाँ के लोग चाहते हैं, यहाँ के लोग बोलते हैं, लेकिन पार्टी के स्तर पर न कोई फैसला है और न नीतीश कुमार जी ने कोई अपनी इच्छा व्यक्त की है। जिन मुख्यमंत्री को बिहार की जनता नकार चुकी हो, उनको देश की जनता क्यों स्वीकार करेगी? जिनकी स्वीकार्यता अपने ही प्रदेश में नहीं है। अगर अपने प्रदेश में है भाई, तो हम खुली चुनौती देते हैं। हिम्मत है तो मुख्यमंत्री जी बिहार की किसी भी सीट से चुनाव लड़ें, लड़कर दिखाएं और जीत कर दिखाएं। क्यों भैया दूसरे राज्यों में जाकर सीट तलाशने का ये प्रयास कर रहे हैं? इसी डर से ना, क्योंकि बिहार से ये चुनाव नहीं जीत सके। इंडिया मोर्चे और नीतीश पर एनडीए का हमला तेज है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक मुंबई में गठबंधन की दशा और दिशा ज्यादा स्पष्ट हो सकती है। बताया जा रहा है कि बैठक के एजेंडे में गठबंधन का एक झंडा तय करना शामिल है, जिसका इस्तेमाल गठबंधन की रैलियों में हो सकता है। चर्चा है कि अशोक चक्र को हटाकर तिरंगे को इंडिया गठबंधन का झंडा बनाए जाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। बैठक में इस बात पर मुहर लग सकती है कि गठबंधन का एक चेयरमैन होगा, एक चीफ कोऑर्डिनेटर होगा और इसके अलावा 4 या 5 रीजनल कोऑर्डिनेटर बनाए जा सकते हैं। इस बात की भी चर्चा है कि मुंबई की बैठक के बाद देश भर में गठबंधन की साझा रैलियां शुरू की जा सकती हैं, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले करने की बजाय मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति होगी। विपक्षी दलों की योजना ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को छोड़कर देश की 450 लोकसभा सीटों पर इंडिया की तरफ से एक उम्मीदवार उतारने की है। लेकिन इस योजना को जमीन पर कैसे उतारा जाए, ये लाख टके का सवाल है, क्योंकि पेच तकरीबन हर राज्य में है और बीएसपी जैसी पार्टी भी गठबंधन से दूर है। हालांकि विपक्षी दल भी मायावती की अहमियत जानते हैं और बीएसपी भी साथ आने के संकेत दे रही है। जा ही रहे हैं उस दिन, और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहां लड़ेगा, ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय करें। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि सारे लोगों को ऐसी सोच दे जो एक महागठबंधन बन के आए और ये सब लोग फिर इकट्ठे होकर के कुमारी बहन मायावती को मनाए, जिससे कि जब फिर चुनाव हो सकता है, नहीं तो ये सारे आपस में लड़ के मर जाएंगे, कुछ होना हाना है नहीं। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन के कुछ नेताओं ने मायावती से संपर्क किया है और बीएसपी प्रमुख ने यूपी में 40 सीटों की मांग भी रख दी है। लेकिन बीएसपी और दूसरी छोटी पार्टियों को गठबंधन में शामिल करने के फैसले पर शायद मुंबई की बैठक में मुहर लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तेजस्वी यादव की बढ़ गई है मुश्किलें। जी हां, सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। इसरो भारत के पहले सोलर मिशन को 2 सितंबर यानी शनिवार सुबह 11:50 पर लॉन्च करेगा। इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। ये भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। इसकी लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से की जाएगी। इस यात्रा के दौरान आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा। इस मिशन में सूरज से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी की जाएगी। इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 को लेकर अपडेट जारी किया। इसमें उसने बताया कि रोवर प्रज्ञान के सामने गहरा गड्ढा आया, जिसकी वजह से उसका रास्ता बदल दिया गया। इसरो ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी जारी की। साथ ही लिखा कि रोवर सुरक्षित तरीके से नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ गई। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी कर दिया। तेजस्वी गुजरात के लोगों पर विवादास्पद शब्दों के इस्तेमाल के आरोपों में घिरे हुए हैं। अब अदालत ने उन्हें 22 सितंबर को पेशी का आदेश दिया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए गए तथ्यों को मानहानि मामले के लिए पर्याप्त माना। हरियाणा के नूंह में कड़ी सुरक्षा के बीच नल्हड़ महादेव मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार पर जलाभिषेक किया गया।
बताया गया कि इस मौके पर वहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कुछ पदाधिकारी भी शामिल रहे। इससे पहले प्रशासन की तरफ से ब्रजमंडल शोभा यात्रा को कोई इजाजत नहीं दी गई थी, सिर्फ वहां जलाभिषेक की मंजूरी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान देश भर की 45 जगहों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस रोजगार मेले के आयोजन के जरिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स और दिल्ली पुलिस समेत दूसरे महकमों में भर्ती की गई। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए हैं। एम्स दिल्ली के कुछ डॉक्टर हवाई उड़ान के दौरान 2 साल के एक बच्चे के लिए देवदूत साबित हुए। ये मामला रविवार को विस्तारा की बेंगलुरु से दिल्ली की उड़ान का है। इसी से एम्स के 5 डॉक्टर दिल्ली लौट रहे थे। इस दौरान फ्लाइट में यह अनाउंसमेंट हुई कि एक बच्चे को सांस नहीं आ रही है और वो अचानक से नीली पड़ने लगी। ऐसे में डॉक्टरों ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और बच्चे को विमान के पिछले हिस्से में ले जाकर उसे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट दिया। इससे बच्ची तुरंत हरकत करने लगी। इसके बाद फ्लाइट की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। बच्ची अभी स्टेबल कंडीशन में नागपुर के अस्पताल में भर्ती है। उधर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी मददगार बने डॉक्टर की तारीफ की। न्यूज पथ के इस सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा कोचिंग फैक्ट्री कोटा से जुड़ा है। राजस्थान के कोटा शहर में छात्रों के जान देने के मामलों ने हड़कंप मचा दिया है। साल 2015 में जब छात्रों की खुदकुशी के मामलों के आंकड़े इकट्ठा करना शुरू किया गया, तब से अब तक पिछले 8 वर्षों में छात्रों के सुसाइड केस इस साल अगस्त तक ही सबसे ज्यादा सामने आ चुके हैं। डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की फैक्ट्री कही जाने वाले कोटा में पढ़ने वाले लाखों छात्र जिस भयानक दबाव और तनाव को झेलते हैं, उससे उनकी जान पर बनाती है। खतरे की बात यह है कि छात्रों पर ये जानलेवा प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी गवाही आत्महत्या के आंकड़े दे रहे हैं। कोटा पुलिस के मुताबिक शहर में इस साल 27 अगस्त तक 23 छात्र खुदकुशी कर चुके हैं, जिनकी संख्या पिछले साल 15 से 8 ज्यादा है। इनमें 6 मामले अकेले अगस्त के हैं और आखिरी 2 सुसाइड केस 27 अगस्त रविवार को 4 घंटे के भीतर हुए। पिछले 8 वर्षों की बात करें तो इस साल कोटा में सबसे ज्यादा सुसाइड केस सामने आ चुके हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा छात्रों के 20 सुसाइड केस साल 2018 में सामने आए थे, जबकि साल 2017 में सबसे कम 7 सुसाइड केस हुए थे। जबकि साल 2020 और 2021 में कोविड महामारी की वजह से कोटा में एक भी छात्र की खुदकुशी का मामला नहीं हुआ था। लेकिन इस साल अगस्त में ही छात्रों की खुदकुशी के 6 मामले सामने आने के बाद कोटा प्रशासन हरकत में आया और शहर के सभी कोचिंग सेंटर में 2 महीने तक किसी भी तरह के टेस्ट करवाने पर रोक लगा दी। 80% बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं वो नीट के बच्चे निकले हैं। नीट का सिलेबस काफी ज्यादा है। हमने आज मीटिंग करके स्टेट लेवल कमेटी में भी ये निर्णय लिया है कि एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बना के कुछ कोर्स कम करने का, प्रेशर कम करने का डिसीजन लिया जा सकता है। तो कोचिंग स्टेट पढ़ाई के वातावरण को थोड़ा हल्का करें, स्ट्रेस को रिलीज करें। पढ़ाई के दौरान भी प्रतिदिन कम से एक पीरियड ऐसा हो जिसमें फन क्लासेज हो, बच्चों का एंटरटेनमेंट हो, ताकि पढ़ाई का प्रेशर बच्चा इतना ज्यादा नहीं झेल पाए। दूसरा, जो डे ऑफ है उसको सख्ती से पालन करें। बताया जा रहा है कि कोटा के ताजा मामलों में जिन 2 छात्रों ने जान दी, वे कोचिंग सेंटर में लिए गए रूटीन टेस्ट में कम नंबर पाने की वजह से भारी दबाव में थे। जाहिर है हर साल 2 लाख से ज्यादा छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा का रुख करते हैं। घर परिवार से दूर रहने की वजह से इन छात्रों के लिए कोचिंग का दबाव झेलना और बड़ी चुनौती बन जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो थोड़ी हार्डनेस तो रहेगी ही रहेगी। सिलेबस इतना बड़ा है। पढ़ाई का स्ट्रेस दूर करने के लिए सबसे पहले तो हमें पूरी नींद लेनी है 6 घंटे की। कभी कभी एक्सरसाइज कर लें या बाहर टहल लें सुबह टाइम पे। हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर स्ट्रेस हो तो फैमिली से बात कर लेनी चाहिए, मूवी देख लो, वॉक कर लो, मतलब स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। थोड़ी सी बढ़ती भी है तो गाने वाने सुन लेता हूँ, कभी दोस्तों से बात कर लेता हूँ कि ऐसी ऐसी हो रही है। कोटा में वर्षों से चल रहे कोचिंग सेंटर का सालाना बिजनेस करीब 10,000 करोड़ रुपए का है। हालांकि इन कोचिंग सेंटर के चलाने के तौर तरीकों पर भी सवाल उठते रहे हैं। अब तो खुद राजस्थान के मंत्री महेश जोशी ने कोचिंग व्यवस्था पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से नीति बनाने की मांग कर दी। मेरा व्यक्तिगत है, कोई मैं पार्टी के हिसाब से, सरकार के हिसाब से नहीं कर रहा, मेरा व्यक्तिगत है कि स्कूलों को इतना सशक्त बनाया जाना चाहिए कि ये कोचिंग व्यवस्था जो है ये बंद होनी चाहिए।
कोचिंग व्यवस्था पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी से मेरी मांग है कि पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था पे बैन लगे। माता पिता अपने बच्चों से इतनी आशाएं रखने लगे हैं, कंपटीशन इतना मुश्किल हो गया है। अपने बच्चों को कुछ बनाने के लिए माता पिता अपने आप को कर्ज में डुबो लेते हैं, बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज देते हैं। उन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों पे पढ़ाई का बोझ तो होता ही होता है। फिलहाल जिला प्रशासन ने कोटा के सभी कोचिंग सेंटर में परीक्षाओं और टेस्ट पर 2 महीने तक रोक लगा दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कोटा प्रशासन के इस फैसले से छात्रों को कितना फायदा मिलेगा, आगे और कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है जिससे इस गंभीर और चिंताजनक समस्या का स्थायी हल निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोटा के कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्रों के मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। क्या सोचते हैं वो लोग, आइए सुनते हैं। जैसे कि मैं नीट से हूँ तो मैं इसको बता सकती हूँ, हम लोगों को बहुत ज़्यादा फोर्स होता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड अराउंड 25 लाख स्टूडेंट्स एक बार में बैठते हैं एग्ज़ाम में, तो कंपटीशन वहाँ टफ हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं और सीट्स बहुत कम होती हैं, इसलिए बच्चे प्रेशराइज्ड होते हैं, इसलिए वो डिसीजन सही नहीं लेते और गलत डिसीजन ले लेते हैं और अपनी लाइफ का डी एंड कर देते हैं, जो कि सबसे गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि लाइफ में बहुत सारे चांसेस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम बिजनेस अपना कर सकते हैं और भी बहुत से एग्जाम्स है उसको भी हम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा करना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। ऐसा करना ही नहीं चाहिए क्योंकि उनको अपने पेरेंट्स की सोचना चाहिए और पेरेंट्स की जब तक नहीं सोचेंगे तो आप उनके सपने पूरे करना है, अपने सपने पूरे करना है, तो हमें ये कदम नहीं उठाना चाहिए। इससे अच्छा हमें सॉल्यूशन करना चाहिए उसका, तो ये गलत है मेरे लिए। तो कई लोग घर वाले के प्रेशर से और प्रेशर मिलता है ना इधर उधर से, कोचिंग वगैरह से ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं पढ़ने का, तो उसके वजह से भी सुसाइड कर लेते हैं। सिर्फ इसी में लाइफ थोड़ी ना है, लाइफ तो बहुत लंबी है और पीछे भी तो घर वाले भी तो हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ यही है। मम्मी पापा भी बोलते नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, पर उतना रुपया लगा रहे हैं, उतना ये सब, तो कोटा में रहना भी आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा रुपया लगता है, तो फिर यहाँ है तो अब थोड़ा कोशिश करें कि हो जाए। तो पर कई लोग जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं प्रेशर में आके, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, वो नहीं करना चाहिए, उतना प्रेशर क्या लेना, कोशिश करो, हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर बहुत सारा, जिंदगी भी बहुत लंबी है तो बहुत कुछ और कर सकते हैं। हमको ही नहीं, भगवान सबको हिम्मत दे, क्योंकि सुसाइड करना, समझ रहे हैं, आपकी जिंदगी सिर्फ आपसे नहीं जुड़ी होती है, आपकी फैमिली से जुड़ी होती है। आप मर जाओगे, ठीक है, नीट नहीं हुआ, हम 10,000 की भी सैलरी कमाएंगे तो अपने माँ बाप को बस खुश रखेंगे उसी चीज में। जो बच्चे बाहर से आते हैं वो कोटा जंक्शन पे आने के बाद ही उनको पता चलता है प्रेशर क्या होता है। वो आप कोटा में रह के, हॉस्टल में रह के आपको पता चलता है कि प्रेशर आखिर में होता क्या है। आप बाहर रहते हो, आप फैमिली, आप कुछ भी हो, आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप कोटा में हॉस्टल में आके नहीं रह रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा कि सीरियसली प्रेशर होता क्या। यहाँ आओगे तो पता चलेगा। पढ़ाई का कंपटीशन देख के यहाँ पता है सिर्फ कुछ भी नहीं, यहाँ सिर्फ पढ़ाई का माहौल है, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंस्टीट्यूट है, हॉस्टल है, जो कि बच्चा कभी अपने फैमिली के पास जब वो रहता तो ऐसा इतना कुछ देखता नहीं। यहाँ एकदम से माहौल, जिंदगी सब चेंज हो जाता है। कहा जाता है कि ऊपर वाले घर पे देर है, अंधेर नहीं। उम्मीद यही है कि कोटा में भी ये सुसाइड का जो सिलसिला है वो थमेगा और फिर से अच्छी खबरों के लिए, जहां से बच्चे इंजीनियर्स बनते हैं, IITs जा रहे हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जा रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसी खबरें सुनने को मिलती है। दोबारा ही वैसी ही खबरें सुनने को मिलेंगी। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ कोटा से जय किशन शर्मा। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में उछाल देखने को मिली। सेंसेक्स 110 अंक चढ़कर 64,997 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 40 अंकों पर चढ़ा, ये 19,306 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 15 शेयरों में तेजी और 15 में गिरावट देखने को मिली। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 50 रुपए लुढ़का, अब 10 ग्राम सोने की कीमत 59,550 रुपए हुई। हालांकि चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी दिल्ली में अब भी 1 किलो चांदी की कीमत 76,500 रुपए है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 साल पूरे हुए। इसके तहत अब तक देश में 50 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं। भारत सरकार की इस योजना का मकसद देश के हर उस व्यक्ति को बैंक खाते का लाभ पहुंचाना है जिनके कभी बैंक खाते नहीं खुले।
कार निर्माता कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर ने अपनी सबसे सस्ती 7 सीटर कार टोयोटा रूमियन लॉन्च की। कंपनी ने इस कार को कुल 3 वेरिएंट्स में बाजार में उतारा है। इसमें सीएनजी का भी ऑप्शन है। टोयोटा रूमियन की कीमत 10,29,000 रुपए से लेकर 11,24,000 रुपए तक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड में अहम बदलाव हुए। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एजीएम में बताया कि ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर शामिल किया गया है। वहीं नीता अंबानी ने आरआईएल के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन बनी रहेंगी। जियो एयर फाइबर गणेश चतुर्थी से होगी लॉन्च। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। लखनऊ में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क करने के लिए क्यूआर कोड पर आधारित एक ऐप लॉन्च की गई। हालांकि अभी इसे ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया है। वैसे पुलिस विभाग वायरलेस सिस्टम का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन उसमें महज 5 किलोमीटर की दूरी में ही कम्युनिकेशन हो पाता है। पर अब इस क्यूआर बेस्ड ऐप से पुलिस अधिकारी किसी से भी बात कर सकते हैं, भले ही वो जिले से बाहर क्यों न हो। रिलायंस जियो इस साल के आखिर तक देश भर में 5G सेवाएं पूरी तरह से शुरू कर देगी। रिलायंस इंडस्ट्री की 46वीं एजीएम में ये बात कही गई। वहीं ऐलान किया गया कि जियो एयर फाइबर को गणेश चतुर्थी यानी 19 सितंबर को देश भर के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। ये ग्राहकों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाएगी। देश भर में सोशल मीडिया के जरिए नकली नोट की सप्लाई करने वाले आरोपियों को पकड़ लिया गया। लखनऊ पुलिस ने ये कार्रवाई की। उसने मड़ियाव इलाके से अजय दुबे, विकास सिंह, विकास भारद्वाज, रवि प्रकाश और उत्कर्ष द्विवेदी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन्होंने वेब सीरीज देखने के बाद ये गैंग बनाया था। पुलिस को जांच के दौरान राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब और हरियाणा के बड़े नकली नोटों के सौदागरों के नाम, पते और नंबर भी हाथ लगे हैं। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर मुंबई में सख्ती शुरू हो गई है और इसके लिए महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मुंबई पुलिस और बीएमसी साथ मिलकर काम कर रही है। हालांकि इनका कहना है कि इस सख्ती की जरूरत ही ना पड़े अगर लोग खुद सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरों को लेकर जागरूक और जिम्मेदार हो जाए। पॉलीथिन में हरी सब्जियां या दूसरी जरूरी चीजें घर लाते समय क्या आपने सोचा है कि आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीज भी घर ला रहे हैं? आमतौर पर लोग इस पर विचार नहीं करते। लोग नहीं सोचते कि हमारी सहूलियत के लिए बाजार में उपलब्ध सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे लिए ही खतरनाक है। लेकिन आंकड़े डराते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा हर साल होता है, जिसका केवल 30% ही रिसाइकल किया जाता है। IISC यानी भारतीय विज्ञान संस्थान की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल प्लास्टिक कचरे का 38% हिस्सा सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु से आता है। देश में हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें से सिर्फ 60% को ही इकट्ठा किया जाता है। बाकी कचरा नदी नालों में मिल जाता है या पड़ा रहता है। अब यहाँ ये भी समझ लीजिए कि ये आंकड़े क्यों डराते हैं। दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक न तो डिकम्पोज होते हैं और न ही इन्हें जलाया जा सकता है। इनके टुकड़े पर्यावरण में जहरीले रसायन छोड़ते हैं जो इंसानों और जानवरों के लिए खतरनाक होते हैं। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा बारिश के पानी को जमीन के नीचे जाने से रोकता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आती है। लिहाजा देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक के लिए सरकार तमाम उपाय कर रही है। मुंबई में भी एक बार फिर से प्रशासन हरकत में आया है। बीएमसी, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल ने मिलकर एक टीम बनाई है जो शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर नजर रखेगी। मुंबई शहर में 235 मीट्रिक टन डेली प्लास्टिक यूज होता है करीबन। उसमें से ये सिंगल यूज वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें से एक 100 टन के करीब आज मिसकलेक्ट हो रहा है। बाकी 135 टन ऑलमोस्ट जो डंप में जा रहा है। तो ये नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अगर सही ढंग से उसको जमा कर सकेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं था, बट वो नहीं हो रहा है। इसलिए सिंगल यूज का प्लास्टिक को बैन किया है। इस पर लगाम लगाने के लिए लोगों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। पहली बार 5,000 रुपए का और दोबारा ऐसा करने पर 10,000 से 25,000 रुपए तक।
इस मुहिम के बाद मुंबई में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे बीएमसी हो, मुंबई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो और मुंबई पुलिस हो, वो जाकर रेड कर रही हैं। वहीं कुछ मार्केट ऐसे भी हैं जहां पर अभी प्लास्टिक बैग पूरी तरीके से बंद नहीं किए गए हैं। इस सख्ती की अपनी वजहें हैं। दरअसल सरकार को आम लोगों का साथ नहीं मिल पाता। प्लास्टिक हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक है। ये जानते हुए भी हम इसके इस्तेमाल पर अपने हाथों को रोकते नहीं। विकल्प मौजूद हैं, लेकिन अपनाते नहीं। अभी अभियान शुरू किया है। मुझे लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी तो निभाती है, बट बहुत बार लोगों को लगता है कि जबरदस्ती हो रही है, अल्टरनेटिव नहीं। इसके लिए अल्टरनेटिव ऑलरेडी अवेलेबल है कि आप अपना खुद जो है, अगर आप सब्जी होटल में से ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो फिर उस टाइप से आप घर से डब्बा लेके जाओ, या जो अभी स्विगी जोमेटो वाले वो जो वहाँ से कंटेनर में, तो वो कंटेनर जो रियूजेबल है उस टाइप से यूज़ करो। कीमत ज़्यादा जाएगी, उसको चाहिए तो वापस ले लो उसको। लिहाजा सरकार की कोशिशें हर बार नाकाफी साबित होती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें और अपना योगदान देकर सरकार की कोशिशों को सफल बनाएं। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।